हैं सर? मेरा नाम हरद्वारी लाल आर्य है और मैं ऑल इंडिया महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अपर महासचिव हूँ। अच्छा, आपके जो है एमसीए जो संगठन है ऑल इंडिया स्तर पे शायद काम कर रहा है? बिल्कुल साहब, ऑल इंडिया स्तर पर काम कर रहा है। पूरी तरह क्या योजनाएं हैं आपकी, क्या स्कीमें हैं, या क्या मतलब आपका उद्देश्य है संगठन का? हमारा उद्देश्य पहले समाज को अपना इतिहास बताना, हिस्ट्री बताना। कहते हैं जिस समाज को ख़त्म करना है उसकी हिस्ट्री ख़त्म कर दो। जिस तरीके से आज हमारे समाज को सिर्फ एक ही कहते हैं कि शिल्पकार या काम, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ईसा से 364 वर्ष पहले महापद्मनंद जी हुए थे जिन्होंने केंद्र शासित पद्धति की नींव डाली थी। तो इस तरीके से हमारी पहचान एक राजा के रूप में, ना कि एक शिल्पकार के रूप में, क्योंकि ये भारत अगर सोने की चिड़िया बना तो महापद्मनंद के ज़माने में, भारत अगर विश्व गुरु बना तो महापद्मनंद के ज़माने में। उस जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ। तो आज हमारा इतिहास खत्म कर दिया गया है। आज हम लोग दोबारा से 94 से लगातार हम काम कर रहे हैं और सिर्फ अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं और उसके लिए बता रहे हैं आप एक उस राजशाही जाति के लोग हैं, आप वो हैं जिसने केंद्र शासित पद्धति की नींव डाली थी। आप उसके ज़माने में पातंजलि भी हुए हैं, वरुचि भी हुए हैं। तो इसलिए हम अपने समाज को इतिहास की जानकारी भी देते हैं, महापुरुषों के लिए भी जानकारी देते हैं और इससे हमारा स्वाभिमान नहीं। आप भी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मतलब आपका गौरवशाली इतिहास रहा है महापद्मनंद का, और इतना बड़ा गौरवशाली इतिहास आप बता रहे हैं, तो ये खत्म क्यों? देखिए, जो बड़ी कहावत है, जो ऊपर जाता है वो नीचे गिरता है और विस्तार कहीं ना कहीं खत्म होता है। ये हमारी दुर्दशा हुई और दुर्दशा के कारण कई चीज़ें इतिहास में निकल के आती हैं। अब मैं एक बड़ा कठोर सत्य बताऊंगा कि इतिहास का अगर पहला देशद्रोही कौन था, जो सिकंदर से जाके मिला, तो इस तरीके से हमारा छिन्न भिन्न हुए। और एक ही कारण का बताऊंगा कि अभी तक पूरे भारत में हम लोग इकट्ठे नहीं हैं, एक साथ नहीं है। उसका कारण है कि हम अपने आप की पहचान छिपा जगह जगह बट के रहे। क्यों? कि ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए थे, किसी तरह इनका नाश हो। तो इस तरह हम अलग थलग हो गए और हमारा इतिहास भी अलग थलग हो गया। तो आपका जो उद्देश्य है समाज के लोगों को इतिहास की जानकारी देना, मोटिवेट करना, और इसके अलावा संगठन का और दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरी बात, हम अपने बच्चों को शिक्षित करना, क्योंकि शिक्षा जिससे हमारा धन भी अर्जित होता है, दिमाग भी अर्जित है और सम्मान भी हमें इसी से पड़ेगा। तो आज हम जगह जगह एमसीए प्रतिभा समारोह का आयोजन कर रहे हैं। बच्चों को, जो बच्चे हमारे 93 या 70 लाते हैं, उनको हम सम्मान भी करते हैं। उसके बाद हम अपनी आवाज़ सरकार के साथ भी उठाते हैं, क्योंकि हम लोग ओबीसी में आते हैं और ओबीसी के साथ भी हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया गया है, क्योंकि हम कामगार और शिल्पकार जाति में आते हैं मगर हमको जातियों में डाल दिया गया है और वो कृषक जाति में जो जिम्मेदार कहलाते हैं। अब आप बताइए कि ओबीसी में हमारे साथ अत्याचार हुआ नहीं हुआ? हम चाहते हैं कि रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट लागू हो, हमारे कामगार जाति और शिल्पकार जातियों को अलग और किसान जातियों को अलग कर दिया जाए। ये हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। अभी आपने एक सवाल किया है कि रोहिणी आयोग, कि रोहिणी आयोग की अभी मैंने भी सुना है कि उन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट सरकार को शायद सौंप दी है। रोहिणी आयोग क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। रोहिणी आयोग ने एक सरकार ने एक गठित की और उसके द्वारा तमाम भारत के सभी राज्यों की आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक नीति क्या है, उसी की रिपोर्ट उन्होंने सरकार, जिसमें हमने भी अपने संगठन के माध्यम से 54 पेज का एक ड्राफ्ट रोहिणी आयोग को दिया, क्योंकि हर जगह की अपनी एक परिस्थितियाँ है। कई जगह हम ये परिस्थितियाँ है कि टचबल अनटचबल, क्योंकि वहाँ हमारा बड़ा एक समस्या पैदा हो जाती है कि छूत और अछूत, क्योंकि हम छूत में आते हैं, अछूत में नहीं। में कुछ राज्यों में हम अछूत में भी हैं। तो हमारे यहाँ है कि हम करें तो करें क्या। तो हमारी एक ही सरकार से मांग थी कि हम कामगार और शिल्पकार जातियों को अलग मिल जाए, जिससे हम लोगों को भला हो जाए। हाँ, हमारी शुरू से 94 से हमारा संगठन बना है, तभी से हम कर्पूरी ठाकुर फार्मूले की मांग करते रहे हैं और करते ही नहीं रहे, क्योंकि आज वो कर्पूरी ठाकुर फार्मूला बिहार में लागू था और लागू ही नहीं
और उसी के आधार वो फार्मूला तमिलनाडु हुआ, आंध्र राज्यों में लागू हुआ। तो हमारी सबसे बड़ी मांग थी कि कर्पूरी ठाकुर फार्मूला केंद्र सरकार पूरे भारत में लागू किए। हम लगातार इसकी मांग करते चले आ रहे हैं। कर्पूरी फार्मूला के तहत आप आरक्षण को डिवाइड करना चाह रहे हैं? बिल्कुल साहब, उसमें ऐसा नहीं किसी एक को मिले, उन्होंने दिया था, उन्होंने पिछड़ों को भी दिया, तो नाथ पिछड़ों को भी दिया, अनुसरणों को भी दिया। उन्होंने किसी को ऐसा नहीं किया कि किसी के साथ पक्षपात किया। एक चीज और बड़ा सवाल आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ कि जिस तरह से एससी का 7.5% और एसटी का 7.5% और एससी का 15% आरक्षण पूरा का पूरा मिला हुआ है, ओबीसी 54% होते हुए 27% आरक्षण के लिए आपका क्या कहना है? देखिए जी, इसके अंदर ये कहेंगे साहब, बड़ा मोटी कहावत है कि अंधा बांटे तो अपने अपने को दे। काका कालेलकर, मुंगेरी लाल, इन सब की रिपोर्टें आई और सब ठंडे बस्ते में डाल दी गई। प्रताप सिंह बने, ओबीसी के ऊपर बने, और उसके लिए उन्होंने जल्दी में ये लागू कर भी, और लागू करते ही उनकी सरकार गिरी। मजबूरन हमें 27 ही मिला, जबकि हमें 54 मिलना चाहिए। हमारे साथ बड़ा पक्षपात हुआ कि जो जनरल जातियों का हाल है, EWS का किसी ने मांगा और आज देखे उन्होंने एक दिन 2 लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ और राष्ट्रपति के यहाँ भेज भी दिया। और EWS ये किस आधार पर हुआ? क्यों? इसी आधार पर कि सारे लोग उन्हीं के हैं। कोई ले लो, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी हो, इत्यादि जितनी नेशनल पार्टी हैं, शीर्ष पे वही जनरल लोग बैठे हैं और वो जब चाहते हैं, जिसको चाहते हैं दे दें। और आपको एक और देते हैं, हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डाली थी EWS के, मगर हमारी वो एक्सेप्ट नहीं हुई। तो हमारे साथ MCA के और पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात करते हैं। और सर, आपका परिचय थोड़ा। मेरा नाम अवधराज नंद है, मैं राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में। जी जी जी, शुक्रिया आपका चैनल पे। थैंक यू। और आपका ये शायद आपने एक बार और पहले जिक्र किया था, आपने पहले भी पिछली सरकारों में भी ओबीसी का रिजर्वेशन लेकर पूरी फार्मूला तहत उठाया था, उसका क्या हुआ अभी तक? लगातार हम लोग उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश से ही चल रहा हूँ, कर्पूरी ठाकुर के मामले में जो है, जो कर्पूरी ठाकुर फार्मूला था, उस आधार पर उत्तर प्रदेश से बराबर मांग की जाती रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने राघवेंद्र सिंह एक आयोग बनाया था और राघवेंद्र सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी बहुत पहले बीजेपी सरकार को सौंप भी दी थी, लेकिन बीजेपी सरकार उसको एक तरह से देखा जाए तो कूड़ेदान में डाल दिया है, उस पर कोई संज्ञान ले नहीं रही है, जबकि बराबर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जो है जू नहीं रेंग रहा है। तो अभी वो पेंडिंग पड़ी हुई है, पेंडेंसी में पड़ी हुई है। एक चीज और है, जिस तरह से आप मैं देखता हूँ इस सामाजिक ये जो जैसे न्याय की बात होती है, तो कई ऐसी जातियां हैं जिनका परसेंट आपकी समाज से बहुत कम है और वो सत्ता में MLA MP मंत्री तक बन रहे हैं। आपके साथ ऐसा क्यों मतलब नहीं हो पा रहा है? हमारी जाति का सबसे बड़ा दुखद पहलू ये है कि हम स्कैटर्ड हैं। हम हैं तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 3% से ज़्यादा हैं, लेकिन हम स्कैटर्ड हैं, मतलब पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। अगर हमारी जो बिरादरी है और छोटी जातियां जो हैं, उनके समकक्ष अगर कंसंट्रेट होकर के रहती तो हमारे भी आज MLA और MP होते बिना किसी हेजिटेशन के, मैं बताना चाह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि हमारे समाज के साथ जो हमारी सरकार है या और पार्टियां हैं, वो भी भेदभाव करती हैं। उनका कहना है कि आपकी आबादी कम है, जब उनको ये कहा जाता है कि भाई इनकी आबादी क्या कम है, हमसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर उनके बोलती बंद हो जाती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप सरकार सोचती हो कि जिस तरह से महापदमन ने शासन कर लिया, मौका मिल गया। मैं भी आपकी बात को मैं 100% सही मान रहा हूँ, ऐसा सोचती जरूर होंगी, क्योंकि जहाँ इनको जनरली क्या है कि कर्पूरी ठाकुर साहब हर आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं ना, उनके निगाह में रहते हैं कि सिंगल पर्सन बिना किसी पार्टी के और ज़मीन से उठ करके, और उन्होंने
दो बार जो है मुख्यमंत्री रहे बिहार में, उप मुख्यमंत्री रहे, विरोधी दल के नेता रहे, और जब से आज़ादी मिली है और तब से लगातार वो विधायक भी रहे। तो कहीं ना कहीं आपकी बात को मैं सत्य मानता हूं कि ये निगाह में हर पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उनको लगता है कि इनको यदि मौका मिलेगा तो ये कुर्सी छीन लेंगे। तो एमसीए का जो अभी प्रेजेंट में आप संगठन के माध्यम से क्या चल रहा है दिल्ली और देश में? देखिए, ऑल इंडिया महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन जो संगठन है ये समाज का बहुमुखी विकास कर रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे लोग पूरे भारत में फैले हुए हैं, जैसे ब्राह्मण पूरे भारत में हैं वैसे हमारे बिरादरी के लोग भी पूरे भारत में फैले हुए हैं। तो हम स्टेज वाइज, जैसे हम यूपी में काम किए, यूपी से निकलकर दिल्ली में काम किए, उत्तराखंड में काम किए, बिहार में काम किए, अब राजस्थान, गुजरात, आपका हरियाणा होते हुए हम लोग कर्नाटक, इसके बाद केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मकसद क्या है कि हम समाज को, पहली तो बात यह है कि प्रशिक्षित करना चाहते हैं, उनको अपने इतिहास से जानकारी मतलब उनको दिलाना चाहते हैं। जब इतिहास की जानकारी लोगों को हो जाएगी और उनके अंदर आत्मसम्मान पैदा होगा तो बहुत सारी बेड़ियां तो ऑटोमेटिक टूट जाएंगी। तो जो हमारा लक्ष्य है वो धीरे धीरे प्राप्त होगा। चलिए, मेरी आपके संगठन को मंगल कामनाएं। धन्यवाद। संगठन और आप सशक्त संगठन बने और आपका देश में आपकी जो आवाज है वो बुलंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।